हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की कहानी है किस्मत की लकीरें। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है गांव में। एक गांव में किसान होते हैं, काफी ईमानदार और अच्छी नीयत के किसान हैं, जिनके तीन बेटे हैं ऑलरेडी। तो चौथा बेटा और उनका एक घर में पैदा होता है। तो उस बेटे की खासियत यह है कि उसके हाथों के बीच में, हथेली के बीचों बीच नीला निशान होता है, जो कि काफी मतलब आकर्षित करता है हर किसी को अपनी ओर। ठीक है, तो जब वो पैदा हुआ तो उस पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि भैया सरजू किसान के एक बेटा हुआ है। सरजू किसान का जो बेटा हुआ है वो बड़ा ही मतलब अलग ही है देखने में भी, और उसके हाथ पे निशान है। और देखो क्या किस्मत का धनी है, पहले तो तीन बेटे थे ही, अब चौथा और हो गया। ठीक है, इस तरह की चर्चा मतलब गांव में होने लगी। तो जब उसकी छठी पूज रही थी उस सरजू किसान के चौथे बेटे की, तो उनके घर के बाहर एक सिद्ध पुरुष आए, बाबा आए बहुत अच्छे। तो वो सबको अंदर बुला रहा था, सबको खाना वाना खिलाया, उन बाबा को भी अंदर बुलाया। तो बाबा ने कहा कि पुत्र को दिखाएं। पुत्र को दिखाया, पुत्र आया सामने। बाबा ने उसको अपनी गोद में लिया और बोला कि उस समय कोई नहीं था वहां पे, दो चार आदमी थे बस, जैसे घर में मेहमानों का आगमन हो रहा था। तो उनके सबके सामने ही बोला कि बाबा ने कि ये जो बेटा है तुम्हारा, वो इसी राज्य का राजा बनेगा। जो ये हाथों, जो इसका जो निशान है हथेली के बीचों बीच, ये इस बात का प्रमाण है कि ये आने वाले समय में इसी राज्य का राजा बनेगा। और बहुत अच्छा इसका व्यवहार होगा, बहुत अच्छा इसका प्रताप होगा, और काफी दिव्य, मतलब कहते हैं ना, एक बिल्कुल बेस्ट राजा ये साबित होगा। तो इस तरह की बातें हो गई। अब आपको पता है, एक आदमी को बात पता लगी, वो तो फिर पूरे गांव में फैलती फैलती चली गई। अब ये बात जो है वो फैलती फैलती गई राजा के कानों में कि भाई ऐसे ऐसे क्या है कि गांव में एक लड़का पैदा हुआ है और वो हमारे राज्य का आने वाला, मतलब हमारे राज्य का राजा बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रहते ऐसा हो जाए? नहीं हो सकता। तो क्या करा कि बाबा ने, तो राजा ने उस पंडित को बुलवाया अपने पास, उस बाबा को बुलवाया जिसने भविष्यवाणी करी थी, क्योंकि पता तो उसको लग गया था कि भाई किसी बाबा ने ऐसे वैसे भविष्यवाणी करी है। तो अब वो आए पंडित जी, अब पंडित जी से बातचीत हुई। तो बाबा ने भी वही लड़की को देखा। उन्होंने बोला जी, पहले तो उसने ये बोला कि पंडित जी आप मेरी बेटी का हाथ देखिए। तो बताया कि भाई इस लड़की की शादी जो है वो एक किसान के बेटे से होगी। तो उसको गुस्सा है बहुत ज्यादा, वो गुस्से को कंट्रोल कर गया, क्यों राजा था, सब बैठे हुए थे। तो उसने क्या करा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने ये चीज भविष्यवाणी करवा ली, उससे अपनी बेटी की भी भविष्यवाणी करवा ली। और उसको उस बेटे के बारे में भी, उस बच्चे के बारे में भी पता लग गया था कि भाई हमारे गांव में ही एक किसान है, उसका बेटा जो है उसको इसने बोला है कि भाई वो हमारे राज्य का राजा बनेगा। अब इसने क्या करा कि वो तो चला गया बाबा, ठीक है, भविष्यवाणी कर दी उन्होंने और वो चले गए अपनी यात्रा पे। अब इसने क्या करा, ये अब झूठ मूठ का राजा बन के उस किसान के घर गया। ठीक है, किसान के घर गया तो वैसी बातें करी इसने सब कि भैया ऐसे ऐसे मैं आपके बेटे को देखना चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ऐसे इस तरह की बातें करी। बेटा आया, उसने अब क्या करा, बोला कि ये बेटा आपका चमत्कारी है। राजा ही था, राजा भेष बदल के आया था बाबा के रूप में। तो उसने बोल दिया, लेकिन दिक्कत ये यहाँ आ रही है कि तुमने अपने चारों बेटों में से किसी भी बेटे को पढ़ाई नहीं करवाई, शिक्षा नहीं दिलवाई है। तुम्हारे जो तीन बेटे हैं वो भी अनपढ़ है, तुम चौथे को भी अनपढ़ रखोगे। जब तुम चौथे को भी अनपढ़ रखोगे तो कैसे राजा बनेगा, ये बताओ। क्या कि तुमने सुना है कि कोई राजा बना हुआ है और वो अनपढ़ गवार हो? वो कह रहा नहीं जी, ऐसा तो नहीं सुना। तो उसने बोला कि मेरा बहुत बड़ा आश्रम है, और अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं और इसको पढ़ाई लिखाई करवाऊं, तभी तो ये राजा बनेगा। ऐसे उसने बोला। तो वो उसकी बातों में आ गया। उसने उसको किसान को अपनी बातों में ले लिया कि भाई तुम ये तीन बच्चे पाल लो, वही बहुत है, चौथे को मुझे दे दो, और बाद में जब ये बड़ा होगा तब तुम इसको ले लेना, ये तो राजा बन ही जाएगा। तो उसने फिर अपनी बीवी को बोला, कन्विंस करा कि भाई देखो हमारी हालत इतनी ऐसी नहीं है जो हम चार बच्चों को पाल पाए, और सबसे बड़ी बात है जब पता है कि ये राजा ही बनेगा तो इसको पढ़ने के लिए हमें भेजना ही पड़ेगा। और अच्छी बात है, बाबा भी मतलब अच्छे लग रहे हैं दिखने में, तो वो संभाल लेंगे। तो एक दो और चेले चपाटे रखे थे राजा ने अपने साथ में कि जिससे कि उसको विश्वास हो जाए कि मैं सही हूँ। होता भी यही है, एक बात को एक आदमी बोलेगा
तो एक थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है, और उसी बात को 2-3 और सपोर्ट कर देंगे तो वो चीज़ का अलग इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से वो धोखे से वो बेटा लेके गया। अब मैं जल्दी सुनाती हूँ आपको। धोखे से बेटा लेके गया, उसने क्या करा, बेटे का नदी के पास गया, उसने सोचा बेटे का मैं दबा दूं गला, और इसका ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब वो बेटे के गले दबाने के लिए पहुंचा, उसके मतलब हाथ उसने पहुंचाया ऐसे, तो उसको एकदम ये लगा कि नहीं, इतना प्यारा बच्चा, इतना मासूम बच्चा, वाकई में बहुत सुंदर है वो बच्चा। तो उसने क्या करा कि ऐसा करता है, उसने अपने चेले चपाटों को बोला कि जाओ संदूक की व्यवस्था करो। उसने संदूक में बच्चे को रखा। उसने ये सोचा कि ये यहाँ से बहता बहता कहीं ना कहीं निकल जाएगा और मेरा इससे पीछा छूटेगा। तो उसने क्या करा, संदूक में रखा, बहा दिया उस लड़के को। अब क्या हुआ कि वो 6-7 गांव छोड़ के वो लड़का संदूक में ही बहता 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 बहुत आगे चला गया। अब क्या था कि एक सेठ जी थे, वो नदी के किनारे आए हुए थे किसी काम से, मतलब अपने मन को शांत करने के लिए। प्रकृति की गोद में जैसे इंसान बैठ जाता है कि हाँ भाई थोड़ा मुझे यहाँ पे माहौल अच्छा मिल रहा है, तो वो वहां बैठे हुए थे। तो उनके आंखों आगे आ गया वो संदूक। अब उन्होंने वो संदूक उठाया, संदूक में से बच्चे को निकाला और ये विचार किया कि मैं मतलब बे औलाद हूँ, मुझे भगवान ने औलाद दे दी। तो भैया वो तो सर माथे उस संदूक को लेके गए अपने घर में, अपनी बीवी को बोला कि देखो भगवान ने हमारी सुन ली। और सबसे बड़ी बात है कि राजा के कोई औलाद नहीं थी, राजा के सिर्फ एक लड़की ही थी। उस लड़की के भविष्य के लिए भी वो चिंतित हो गया था कि भैया अब इसका एक ही बेटी है, ले दे के इसकी भी शादी किसान के बेटे से हो जाएगी तो फिर बताओ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने ऐसा विचार करके उस बेटे को, किसान के बेटे को धोखे से लिया और बहा दिया। अब जो ये सेठ थे, इस सेठ ने इस बच्चे को रखा अपने पास, इसका नाम रखा समर। और ये बात सबको पता थी कि भैया ये जो लड़का है ये इसका नहीं है, इसको मिला है। और अपना भैया खूब उसकी पढ़ाई लिखाई, खूब उसको लाड़ प्यार से बिल्कुल पाला उसको, ठीक है। अब जैसे अब वो हो गया लड़का 18 साल का, ठीक है। अब वो तो ये सोच रहे कि भाई उनका बच्चा बाबा के पास है, और बाबा भी बीच कुछ में चक्कर वक्कर लगाया आता था कि ये मतलब उनको ये ना लगे कि भाई कुछ हो गया है मिस हैपनिंग। तो इस तरह से अब क्या हुआ, अब समर हो गया जवान। समर हो गया जवान। अब वो उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जैसे जाते हैं, हंटिंग के लिए, घूमने के लिए। तो उसने वहां पर क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा है वो घायल पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें आसपास के सैनिक भी देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तो क्या करा उसने, किसी भी दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं थी उस बच्चे की मदद करे। लेकिन समर ने अकेले ने उस बच्चे को उठाया, उसको चिकित्सक के पास लेके गया, उसकी दवा करवाई, सब चीजें मतलब उसने करी उसकी। और फिर उसको उसके माता पिता के लिए भी ढूंढा भी, कहाँ है बच्चे, मतलब कि कौन है इसके माता पिता। छोड़ा। अब पता लगा कि वो जो बच्चा था वो राज दरबार के एक सैनिक का ही बच्चा था। और इसी तरह से चीजें हुई। अब सैनिक ने अपने महाराजा को बताया, महाराजा ये दूसरे राज्य के हैं ये बच्चे, और इन्होंने मतलब मेरे बच्चे की रक्षा करी है। अब राजा वहां पे कैसे आया, राजा आया था शिकार करने के लिए। कौन सा राजा, वही राजा जिसने इसको बहाया था। अब ये टेंट वेंट डाल के रह रहे थे दूसरे राज्य की रेखा में, जंगल वंगल में रह रहे थे। अब यहीं पे ही एक सैनिक का बच्चा भी खो गया था। तो अब राजा ने बड़ा खुश हुआ कि भैया अच्छा, बहुत अच्छा है तुम्हारे, मतलब तुम किसके मतलब बेटे हो। तो उसने बताया कि मैं इसी गांव के एक धन्ना सेठ का बेटा हूँ, समर मेरा नाम है, और मेरे पिता का सोने जवरात का काम है। तो वो खुश हो गया, भी इतना अच्छा मतलब बच्चा, और धन्ना सेठ का बेटा है, जो कि जौहरी है। तो वो उस बेटे के साथ गए उसके बाप के घर पे जिसने उसको मतलब पाला था। अब वो देख के हैरान हो गया कि भैया राजा आ रहा है मेरे बेटे के साथ। तो बातचीत हुई, फिर उसने बताया कि भैया आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल हैं, इन्होंने हमारे एक सैनिक के एक बच्चे की जान बचाई है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो उसने भी बता दिया कि महाराज आप तो खुश हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरा स्वयं का बेटा नहीं है, ये मुझे मिला था ऐसे ऐसे। तो उसने फिर उसका हाथ देख लिया अचानक ही, जैसे हाथ पकड़ा उसका, तो देखा, वो हैरान हो गया। फिर वो समझ गया था कि ये बच्चा वही है जिसे मैंने बहाया था। बट वो इस चीज को क्लियर करने के लिए उसके साथ आया कि देखो तो सही कौन है तुम्हारे माँ बाप। अब माँ बाप मिले तो माँ बाप से पूछा, बातचीत हुई, तो उसने माइंड में आया एक खेल कि भैया इसको तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो उसने उसको नौकरी का लालच देकर बोला कि ये थोड़े दिन राज्य में नौकरी करेगा, फिर मैं इसे अच्छा स्थान
दे दूंगा जैसा कि इसका काम होगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो अब उसने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में अपने साइन करे, अपनी मोहर लगाई, हर तरफ से उसने ये चीज कर दी कि भैया ये चिट्ठी मेरे ही द्वारा लिखी गई है और जो इस चिट्ठी में लिखा गया है उस कार्य को पूरा करो। उसने इस चीज की पूरी वो चिट्ठी बना दी, अच्छी तरह से उसको पैक कर दिया और उसने बोल दिया उस बेटे को कि बेटे आप ये चिट्ठी नहीं खोलोगे, आप सीधा राज्य जाओ, राज्य में जाना मेरे, और मेरी रानी को देना है चिट्ठी, और वो चिट्ठी पढ़ते ही सब समझ जाएगी और फिर वो जैसा कहेगी आपको वैसा करना, और मैं 4-5 दिनों में आ जाऊंगा, तब तक आप मेरे राज्य में मेहमान बनकर रहोगे। तो उसने ऐसी चीज बोल दी, चिट्ठी दे दी। उसकी भी माँ ने बाप ने उसको खाना पीना सब कुछ करके उसको अच्छे से विदा करा कि बेटा आप जल्दी अपने काम निपटा कर आना, फिर हम आपसे मिलेंगे। ठीक है। राजा, वो जो धोखेबाज राजा था, उसके कहने पे बेचारे धन्ना सेठ ने भी अपने बेटे को भेज दिया। अब समर निकल गया यात्रा पे। अब समर जो निकला यात्रा पे, समर पहली बार निकला था इतने दूर के सफर पर, तो वो भैया रास्ता भटक गया। अब वो रास्ता भटक गया तो वो जंगल में एक कुटिया थी, छोटा सा घर था। अब उस घर के वहां गया, उस घर में एक थी बुढ़िया। अब उसने दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया ने दरवाजा खोला। अब उसने क्या करा, उससे बोला, राम राम करी, बहुत अच्छे से आदर से, जैसा कि उसको संस्कार मिले हुए थे अच्छे। बुढ़ी अम्मा के पैर छुए और बोला कि हे माँ, मुझे रात रात काटनी है, मुझे रात के लिए यहाँ रुकने दो, क्योंकि मुझे पड़ोस वाले राज्य में जाना है, और अगर मैं अभी निकला तो जंगली जानवर मेरा शिकार कर लेंगे, और यहाँ सुना है यहाँ पे डाकुओं का भी बहुत ज्यादा आतंक है। तो उसने बोला कि ठीक है बेटा, मैं रख लेती हूँ तुझे थोड़ी देर, मतलब रात रात तू रुक जा, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि अब रात को अगर तू सफर पे निकलेगा तो कोई जंगली जानवर तेरा शिकार कर लेगा, और डाकुओं का भी है। अब उसने चीजें तो सारी नहीं बताई, तो बेचारी बूढ़ी अम्मा ने उसको खाना पीना खिलाया और उसको सुला दिया। अब थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खटखटाते ही आते हैं डाकू। वो डाकुओं का ही अड्डा था। अब वो डाकू बोलते हैं बूढ़ी अम्मा से, हाँ माँ कैसी हो, ये लो तुम थोड़ा धन लो और अपना खाना पीना मतलब सामान ले आना कल का। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वो देखता है कि वो कोने में कोई लड़का सोया होता है। तो वो उसको बोलता है, हे माँ ये बता तूने किसको सुला लिया घर में आज। तो उसने बताया कि बेटा बड़ा नेक दिल बच्चा है, बड़ा प्यारा है, संस्कारी है, रास्ता भटक गया था, जिससे पड़ोस वाले राज्य में जाना है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर सुला लिया है। तो कहता है कि ये माँ तू तो हमें किसी दिन मरवाओगी, दिखा है क्यों इसे धर लिया यहाँ पे। अगर मान लो इसने पता लग गया कि है हमारा ही अड्डा है डाकुओं का, और इसने राजा को बता दिया, तो फिर तो तू हमारा तो जेल ही करवाओगी। तो बोली ना बेटा, ऐसे कैसे जेल करवाऊंगी, बच्चा बहुत अच्छा है, तुम जाओ निकल जाओ। तो उसकी नजर पड़ गई उसके थैले में चमकदार कपड़े में जो चिट्ठी लिपटी हुई थी, उसकी नजर पड़ी। कह रहा माँ ये क्या है। कहती बेटा ये है ना चिट्ठी है, एक राजा ने दी है इसे, और ये अपने मतलब वहां जाके इसकी महारानी को दे देगा, फिर इसकी नौकरी लग जाएगी। कहता अच्छा दिखाओ माँ, एक बार देखी। अब भैया चिट्ठी खोली। अब चिट्ठी में क्या लिखा था वो किसी को नहीं पता, क्योंकि राजा ने वो चिट्ठी लिखी थी, उसको अच्छे से सील पैक कर दिया था, मोहर वोहर लगा दी थी, और उसको बोल दिया था कि तुम मत खोलना, ये रानी खोल लेगी। तो भैया उस डाकू तो है ही ऐसे ऊतबाज, तो भैया डाकुओं ने खोल ली चिट्ठी। अब चिट्ठी में लिखा था कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसे विष दे दो, और मेरे आने से पहले इसका मतलब काम तमाम होना चाहिए, और बाकी सारी बातें मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अब वो हैरान, बूढ़ी अम्मा बताओ कितना घटिया राजा है, कितना धूर्त राजा है। इस बच्चे को चिट्ठी दे दी और इसी को मरने के लिए भेज दिया। तो उनको पता था कि राजा की जवान बेटी है, उसका नाम विशाखा था। तो कहता रुक जा माँ, मेरे होते हुए ऐसा कैसा हो जाएगा, जिसको तुमने शरण दी है उसका तो मैं बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। उसने डाकू ने बोला ये वाली बात, क्योंकि बुढ़िया माँ ने शरण दी ना उसको। तब उसने कहा कि उसने पेन लाकर कलम लाकर उसने विष का विशाखा कर दिया, और उसमें लिखी हुई बातों को थोड़ा इस तरह से घुमा दिया। घुमाना क्या था, बस विष का विशाखा कर दिया, बस सारी चीजें खत्म हो गई सोल। अब भैया वो गया चिट्ठी लेके, वो डाकू तो चले गए रात को, वो सुबह हुई, बुढ़िया मैंने उसको उठाया, उठ जा बेटा सुबह हो गई है, तुझे देर हो रही होगी, जल्दी उसको निकालना था। अब उठा, उसको चाय पानी करा के जलपान करा के उसको भेजा। अब वो बेचारा गया राजा के महल में, चिट्ठी दिखाई, जैसे चिट्ठी दिखाई वो आगे 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 बढ़ता गया, सीधा पहुंच गया रानी के पास। महारानी को दिखाई चिट्ठी। अब चिट्ठी में लिखा था
जो सामने लड़का खड़ा है उसको विशाखा दे दो और सारे काम समाप्त होने चाहिए मेरे आने से पहले, और जो भी बात है वो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अब ये वाली बात थी। अब वो ये सोचे कि भैया राजा ने इस लड़के में ऐसा क्या देख लिया जो इसकी शादी करनी है अब रानी से, बेटी से, राजकुमारी से। फिर उसने ये भी देखा कि भैया मोहर भी लगी है, साइन भी हो रहे हैं, हस्ताक्षर भी हो रहे हैं, और राजा ने साफ साफ लिखा है चिट्ठी में कि इस आदेश का पालन होना चाहिए। अब तो होना था, रानी ने भी आओ दिखाना था, बुलाई बेटी, बुलाए पंडित, बिल्कुल शादी का अरेंजमेंट 1 सेकंड में करवाया, झटपट झटपट चटमंगनी पट ब्याह करवा दिया। और भैया वो दोनों लड़की को भी लड़का अच्छा लगा, समझ में आया क्योंकि सुंदर था, और भी पिता का आदेश था, वो तो करनी थी। तो खूब अच्छे से उसकी शादी हो गई। 4-5 दिन हो गए। अब भैया 4-5 दिन हो गए उसको राजमहल में रहते हुए, दामाद जी को। अब आया राजा भागा भागा। राजा ने रानी को बोला, जो तुमसे काम कहा था वो हो गया? तो उसने बोला, हाँ हो गया, वो रहा आपका दामाद है। दामाद? मैंने दामाद? ये तुमने इसकी शादी किससे करा दी? अरे हमारी एक ही तो बेटी है, उससे करा दी इसकी शादी। आपने ही तो कहा था कि इसको विशाखा दे दो और मेरे आने से पहले सारा काम खत्म होना चाहिए। वो भैया उसे आग बबूला, गुस्सा क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने कहा चिट्ठी ला। चिट्ठी दिखाई, चिट्ठी में लिखा विश का विशाखा। तो भैया वो तो फिर हाथ माथा पीटता रह गया। इतनी देर में ही वो बाबा जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी वो दरवाजे पर आए। फिर दरबारियों ने उनको लेकर आए अंदर कि ऐसे ऐसे भाई आपसे मिलने के लिए बाबा आया। तो उन्होंने कहा ले आओ। गुस्सा तो था ही उसे। अब उसने बोला उसको बाबा ने, हाँ हो गई ना मेरी भविष्यवाणी सच। मैंने कहा था तुमसे तुम्हारी बेटी की शादी एक किसान के बेटे से होगी। अब ये चीज़ें तो वो कह के चला गया। अब दामाद जी भी सामने आए। अब दामाद जी से कह रहा है कि तेरी इतनी हिम्मत, उन्हें क्या करा, ये करा वो करा, कह रहा। फिर उसने बोला कि आपने जैसा आदेश दिया था वैसी ही चीज़ें हुई हैं, और पहली बात मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं। तो उसने बोला कोई धन्ना सेठ ना है तेरा पिताजी, तेरा पिताजी एक किसान है, ठीक है। अब मैंने ही इस चीज़ का मुझे पहले ही पता लग गया था कि तेरी शादी मेरी बेटी से होगी, इसी वजह से मैंने तुझे संदूक में बंद करके बहा दिया था। उसने सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें बता दी। और उसने निकाल ली तलवार और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि तू घूम फिर के मतलब तेरा संजोग मेरी बेटी से ही जुड़ जाएगा। तो अब उसने क्या करा, उसने निकाल ली तलवार। अब इतने में आ गई बेटी सामने। बेटी ने बोल दिया पिताजी अब आप इनको हाथ नहीं लगा सकते, मेरे पति देव हैं, बस मेरा जीवन इनके साथ जुड़ गया है, अब बाकी का जीवन मैं इन्हीं के साथ ही आगे बिताऊंगी। और अगर आपको हमारे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो भैया अब वो क्या करे, राजा क्या करे। अब तो बेटी ने भी उसको अपना लिया, राज्य ने भी सबने उसको अपना लिया। तो अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। वो भैया थोड़ा 2-3 दिन उसको गुस्सा रहा, शांत हुआ, फिर उसने बाद में उसको एक्सेप्ट कर ही लिया। जैसे उसने उसका व्यवहार देखा, उसका काम देखा, उसकी पढ़ाई लिखाई देखी, क्योंकि धन्ना किसान तो उसको पढ़ा नहीं पाता रियलिटी में। तो धन्ना सेठ ने उसको बहुत अच्छी उसको शिक्षा दी, संस्कार दिए, जिसके कारण उसके अंदर एक राजा बनने के सभी गुण आए। सो गाइज आज की मेरी कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैंने फिर भी शॉर्ट में ही करके सुनाई है आपको। सो आपको बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।